हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम हमारा जो ऑडिट का चैप्टर है उसमें चेकलिस्ट वाला पॉइंट है वो पूरा कवर करेंगे, सारी चेकलिस्ट एक ही लेक्चर में। इसके पहले हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया, अब करते हैं हमारी चेकलिस्ट। तो सबसे पहली चेकलिस्ट इस चैप्टर की हम देखेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम। अगर हमको ऑडिट करना है कॉरपोरेट गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी का, तो हम क्या चेकलिस्ट रखेंगे कि क्या चीज़ें चेक करेंगे। तो हम 5 चीज़ें चेक करेंगे। कौन सी सर चीज़ें? 5। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया विच इज़ फार्ट्स। F फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट जैसा मॉड्यूल में दिया है वैसा फर्स्टली, देन हमारे सीक्वेंस से चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के जो पॉइंट्स है सिंपली क्या बोलता है कि आप देखो पहले, इज देयर एनी सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। सर डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं ओन करता हूँ तो मैं कंट्रोल करता हूँ। तो देखो चेक क्या बोलते हैं इसको, सेपरेशन का मतलब क्या होता है? ओन करने वाला कोई और बंदा है और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करने वाला है कोई और बंदा है। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के, दे ओन द कंपनी, बट द कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स मैनेजमेंट। तो ये सेपरेशन है कि नहीं। सेकेंडली, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू बोर्ड। अगर कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, मतलब ये CEO, CFO, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एनीबडी हु इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर दे अकाउंटेबल टू बोर्ड। मतलब उनका कुछ काम अगर करते हैं, वो गलत करते सही करते, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं या नहीं लेते। फिर बोर्ड इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। चीज़ें चेक करो, बोर्ड ऑडिट कमिटी, चार्टर, पॉलिसी, ये सब है, रिस्क मैनेजमेंट वो सब वगैरह वगैरह। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास पावर है कि दे अपना रोल इफेक्टिवली प्ले कर सकते हैं। देखो एज पर लॉ सफिशेंट नंबर ऑफ मीटिंग हो रही है कि नहीं। अगर मीटिंग हो रही है तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हो रही है कि नहीं। पता चला ऑन पेपर दिख रहा है 10 मिनट में मीटिंग ख़त्म हुई, ऐसा नहीं है। फिर ऑडिटर्स के पास एक्सेस है कि नहीं इन्फॉर्मेशन का, अपने व्यूज़ बोर्ड मीटिंग में रखने का उनके पास पावर है कि नहीं। कंपनी के पास पॉलिसीज़ है कि नहीं फॉर एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस, ब्राइबरी, एम्प्लॉय कस्टमर प्राइवेसी, फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, गिफ्ट्स, एंटरटेनमेंट रिलेटेड पार्टी। एनीथिंग यू रेड इन रेगुलेशन 17 to 27 ऑफ अपना LODR, उसमें से कोई भी पॉइंट बना के आप इधर छाप सकते हो, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी। बट याद रखना, इट शुड कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब देखो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, कि देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पास पावर होना, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी कि वो लोग अपना रोल इफेक्टिवली प्ले कर सके, वैसा। ओके तो जस्ट अब मैं आपको बस एक बता देता हूँ, ये होते हैं शेयर होल्डर्स। अगर देखेंगे टॉप ऑफ द फूड चेन शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी का फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो शेयर होल्डर्स लेते हैं। शेयर होल्डर्स अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करता है। और उनके ही थ्रू मैनेजमेंट अपॉइंट होता है, CEO, CFO, ये सब। तो शेयर होल्डर्स का भी इसमें होता है, बट जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है वो। तो बोर्ड के नीचे कौन आता है? एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो बोर्ड को अकाउंटेबल कौन होगा? एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। शेयर होल्डर के नीचे कौन आता है? बोर्ड फिर क्या होगा? शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होगा, सिंपल। फिर फेयरनेस मतलब भाई सब सही होना चाहिए। क्या सबको इक्विटेबल राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं। देखो इक्विटेबल और इक्वल में फ़र्क होता है। इक्विटेबल मतलब सबको इक्वल नहीं, मतलब अगर मेरे पास 10 रुपये है और मुझे क्या करना है, मेरे 3 समझो मेरे भाई है, उन्होंने ना मेरे कुछ काम में हेल्प की है, तो उनको मुझे 10 रुपये बांटने हैं। तो 10 रुपये में से मैं तीनों को 3 रुपये दे देता हूँ, 1 रुपये अपने पास रखता हूँ। वो हो गया इक्वल ट्रीटमेंट। इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मेरे बड़े भाई ने सबसे ज़्यादा काम किया, छोटे भाई ने सबसे कम काम किया, और जो मिडल भाई होता है बीच वाला, उसने ना थोड़ा छोटे भाई से ज़्यादा बट बड़े भाई से काम किया। तो मैंने सबसे ज़्यादा जिसने किया उसको 5 रुपये दिए, मिडल वाले भाई को 3 रुपये और सबसे छोटे भाई को 2 रुपये। तो अपने काम के हिसाब से मैंने इनको पैसे दिए, उसको बोलेंगे इक्विटेबल ट्रीटमेंट। जिसका जितना बनता है दैट इज़ इक्विटेबल। बट इक्वल मतलब समान,
एक जिसको इतना इसको मिल रहा है तो इसको भी उतना ही मिलेगा। ओके, फिर चेक वेदर डिफाइंड प्रोसीजर्स फॉर इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ वायलेशन। भाई अगर कोई वायलेशन होता है लॉ का वगैरह तो क्या उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर है, क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पॉलिसी है, फेयर मार्केट प्रैक्टिस कोड है। प्राइसिंग पॉलिसी मतलब अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो रीजन के हिसाब से कितने प्राइस पे बिकता है, वो सब है कि नहीं। पता चला एक कोई जगह पे उसके टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर कंपनी वहाँ पे चार्ज कर रही है पैसा ज़्यादा तो दैट इज़ ओके, बट वो पॉलिसी में डिफाइंड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। Firstly, investors should be able to obtain information about rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. So, simply all shareholders, whether they are from any class, उनके पास उनके जो भी राइट्स है वो उनको पता होने चाहिए। उनको इन्फॉर्मेशन जो है, लेट सपोज इट कैन बी ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी, उनको एक्सेस होना चाहिए। अगर कोई भी उनके वोटिंग राइट्स में चेंज हो रहा है तो उनके अप्रूवल के बिना नहीं होना चाहिए इफ़ इट इज़ मोस्ट फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। चेक वेदर देयर इज़ अ टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप, फ्रॉड, गोइंग कंसर्न, क्राइसिस, गवर्नेंस। फिर चेक वेदर कंपनी हैज़ पॉलिसी फॉर मेकिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। फिर चेक इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी है कि नहीं, शेयर होल्डर्स के अपने व्यूज़ रख पा रहे कि नहीं फॉर रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर बोर्ड एंड की एग्जीक्यूटिव। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी शुड डिस्क्लोज हाउ दे मैनेज मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटेल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल? You, the individual who's watching this lecture, if you decide to invest in stock market up to 2 lakh rupees, तो you are a retail investor. But institutional मतलब एक इंस्टीट्यूट जो बहुत पैसा लगाती है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी होगी, म्यूचुअल फंड होगा, मान लो कोई पेंशन फंड होगा, ये जो लोग पैसा लगाते हैं दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दे आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर इंस्टीट्यूशंस। तो इफ़ दे इन्वेस्ट फ्रॉम अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी तो उनका जो भी मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब उनको बताना पड़ेगा वगैरह सब। रेस्पॉन्सिबिलिटी चेक की कंपनी के पास स्टेक होल्डर्स राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पॉलिसी होनी चाहिए। बेसिकली आप हर पॉइंट में लिख सकते हो कोई ना कोई पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज गवर्नेंस एंड ऐड अ पॉइंट की देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑन दिस। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसके ऑल बिजनेस वर्टिकल्स में मिला के 130 से ऊपर पॉलिसीज है, पॉलिसी ऑन एवरीथिंग। ओके, चेक वेदर बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स रिव्यू एंड गाइडिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मेजर प्लान ऑफ एक्शन, रिस्क पॉलिसी, एनुअल बजट, बिजनेस प्लान्स, सेटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, monitoring implementation, etc. etc. Shareholder interest. Check whether shareholders should have right to participate in or be sufficiently informed on decisions concerning fundamental corporate changes. तो देखो पहले ये ना, ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, जो हमारा रेगुलेशन 4 है ऑफ LODR, ये हमने पढ़ा भी है पिछले लेक्चर्स में। इफ़ यू डू दैट वेल इनफ तो ये जो भी पॉइंट्स है इसमें एटलीस्ट 1 और 2 पॉइंट्स यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। तो शेयर होल्डर का अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है तो कौन से कॉर्पोरेट चेंजेस है जिसमें उसको राइट होना ही चाहिए। फर्स्टली अमेंडमेंट टू स्टैट्यूट्स, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, देन ऑथराइजेशन ऑफ एडिशनल शेयर्स। इफ कंपनी इज इशूइंग एडिशनल शेयर्स तो फिर शेयर होल्डर को पूछो तो सही, क्योंकि उसका ओनरशिप इज गेटिंग डाइल्यूटेड। Extraordinary transactions including transfer of all or substantially all assets that in effect result in sale of company. अगर कंपनी के बहुत सारे assets are being sold तो इसकी वजह से बेसिकली आप कंपनी को ही बेच रहे हो, तो ये शेयर होल्डर को पता होना चाहिए एंड ही नीड्स टू हैव अ वोटिंग राइट ऑन दैट। Check whether capital structure and arrangement that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed. तो ये पूरे मैं पॉइंट जस्ट एक बार पढ़ देता हूँ, बट दिस इज वी हैव कवर्ड इन रेगुलेशन 4 बेसिकली। देयर एग्जिस्ट रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल इन कैपिटल मार्केट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस, मर्जर, फिर सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन।
should be clearly articulated and disclosed to investors for understanding their rights and recourse. फिर ट्रांसपेरेंट प्राइजेस पे होना चाहिए जो ट्रांजैक्शन है, फेयर कंडीशन पे होना चाहिए. Exercise of ownership right by all shareholders should be facilitated. Minority should be protected. Members of board and key executives should disclose to board whether they directly or indirectly on behalf of third party have material interest in any transaction जहाँ पे वो वोट कर रहे हैं. ओके, सिंपल सा पॉइंट है. तो ये सब पॉइंट्स मैंने इधर जानबूझ के नहीं लिखे हैं बिकॉज रेगुलेशन 4 में इट इज़ मोटा मोटी कवर्ड. सो हमको जो 5 हेडर्स है दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो हमको करना है. फार्ट्स स्टैंड फॉर फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट विल बी कवरिंग इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस कवरेज. ड्यू डिलिजेंस का देखना है हमको, क्या C² to BQ क्या बोलता है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस कवरेज में. सबसे पहला पॉइंट है हमारा बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस. उसमें सबसे पहला पॉइंट है बोर्ड कंपोजिशन. आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस इज बेसिकली आपका जो भी LODR का प्रोविजन है वो लिख दिया है एज इज, बट उसको क्वेश्चन फॉर्म में. ईच प्रोविजन इज क्वेश्चन फॉर्म. चेयरपर्सन शुड बी एन एग्जीक्यूटिव पर्सन, ऐसा लिखते हैं. यस, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होना चाहिए, तो सॉरी नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए. तो इधर कैसे लिखा है, इज द चेयरपर्सन एन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इज द चेयरपर्सन एन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन. क्या अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% और मोर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, डायरेक्टर्स 50% और मोर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ऐसा ये सब क्वेश्चन है. सेकेंडली देन प्रपोर्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना है, कंपनी के पास कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर है कि नहीं, अगर 1000 लिस्टेड में आती है, 2000 लिस्टेड में आती है तो ये सब प्रोविजन सेटिस्फाई करती है कि नहीं. दीज आर ऑल पॉइंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम LODR. करेक्ट. बोर्ड सिस्टम एंड प्रोसीजर, उसमें क्या देखेंगे, देखो बोर्ड सिस्टम बोले तो सेक्रेटरियल काम कि देखो एजेंडा सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, बोर्ड मीटिंग हो रही है कि नहीं, अटेंडेंस सही से है कि नहीं, मतलब कोरम बन रहा है कि नहीं, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही तो उसके प्रोविजन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, एप्लीकेबल लॉज की लिस्ट कंपनी मेंटेन कर रही है कि नहीं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट टू द बोर्ड हो रहा है कि नहीं. फिर जो रेगुलेशन 27 का होता है, फिर कम्युनिकेशन ऑफ बोर्ड डिसीजन हो रहा है कि नहीं वेरियस डिपार्टमेंट को, कि बोर्ड बोल रहा है कि हमको ना जो RTA फंक्शन का काम है उसको इम्प्रूव करना है, क्या ये जो स्टेटमेंट है हम RTA तक पहुंचा रहे कि नहीं, रिटन कोड ऑफ कंडक्ट उसका डिटेल्स, ये सब चीज़ें. ओके. बोर्ड कमिटी, देखो बोर्ड कमेटी मतलब एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल यू कैन थिंक अबाउट बोर्ड कमेटी वो सब लिख दो. ऑडिट कमेटी में जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए वो है कि नहीं, सब के सब मेंबर्स आर दे फाइनेंशियली लिटरेट, क्या ऑडिट कमेटी में इतने चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इतने लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं, टोटल मेंबर्स है कि नहीं, कोरम होता है कि नहीं उसकी मीटिंग में, मीटिंग्स होती है कि नहीं, एवरीथिंग यू कैन राइट. दैट विल नॉट बी रॉन्ग. यू डोंट गो फ्रॉम दिस ओनली बिकॉज ये है अंधा काम. अगर आप इतना पढ़ के इतने में ही दिमाग ख़त्म करते हो तो कुछ आपको आने नहीं वाला है. यू थिंक अबाउट इट कि ये तो बेसिकली प्रोविजन ही छाप रहा है, दिस इज ओनली क्वेश्चनिंग एवरी प्रोविजन, क्या ये प्रोविजन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, दैट इज चेकलिस्ट. सिंपल. अगर मुझे ऑडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं रेगुलेशंस उठाऊंगा. रेगुलेशन का पॉइंट 1 बोलता है, इधर लिखा है चेयरपर्सन शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव. मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाऊंगा या फिर कंपनी से डॉक्यूमेंट मंगवाऊंगा, क्या कंपनी का चेयरपर्सन XYZ कुमार नाम का कोई बंदा है, कंपनी का चेयरपर्सन है, क्या वो नॉन एग्जीक्यूटिव, हाँ नॉन एग्जीक्यूटिव है, कंप्लाइड. ऑडिट, दिस इज ऑडिट बेसिकली. वैसे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देने होते दिए कि नहीं, बोर्ड रिपोर्ट में देने होते दिए कि नहीं, डिटेल्स ऑफ रेमुनरेशन जो अपना सेक्शन 134 है, रेगुलेशन 46 है, वही सब चीज़ें इधर छापना है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिटेल दिए कि नहीं है, ये सब चीज़ें इधर दिए. ओके. कंसिस्टेंट शेयर होल्डर वैल्यू एनहांसमेंट, ग्रोथ इन नेटवर्क, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेड, डिविडेंड पॉलिसी, अदर स्टेक होल्डर वैल्यूएशन, ब्ला ब्ला ब्ला. क्या लिखता है, वेंडर सप्लायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, पर्सनल पॉलिसी, फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ESOP की पॉलिसी, सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी मतलब पॉश अपना, वेंडर डेवलपमेंट पॉलिसी, CSR रिलेटेड जो चीज़ें है वो सब. ओके. नथिंग ऐसा कुछ जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना है. CG ड्यू डिलिजेंस का हमारा क्या था शॉर्टकट, ये जो हेडर से याद रखने का, C² to B³. C² में आता है कंसिस्टेंट शेयर होल्डर वैल्यू और CSR, 2 में ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, O मतलब अदर स्टेक होल्डर वैल्यू, B³ मतलब
बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस, बोर्ड सिस्टम प्रोसीजर और बोर्ड कमेटी। ओके, और आपको उसको उल्टा करना है B³ टू C², वो भी लिख सकते हो ताकि आप थोड़ा सा उस ऑर्डर में पढ़ पाओ इन केस यू वांट। ना इधर ना इन्होंने हमारे CSR के कुछ पॉइंट देके रखे हैं, बट मैंने ना उसको शॉर्ट में कर दिया आपको समझाने के लिए, तो लेट्स जस्ट गो फ्रॉम देयर। ओके, आपको बताता हूँ, ये देखो ये चेकलिस्ट है, उसको मैंने इधर ये चेंज किया है। हेडिंग डालना मुझे, चेकलिस्ट फॉर CSR। ओके, चेकलिस्ट फॉर CSR। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, देखो बस ये पॉइंट्स हैं, मैंने एक टाइप किया है आपके लिए शॉर्ट में, बस आ जाए इसीलिए। सबसे पहले आप एप्लीकेबिलिटी देखोगे, फिर CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर CSR पॉलिसी है कि नहीं, अगर CSR पॉलिसी ने रिकमेंडेशन दिया है तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। CSR के एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ देखोगे, क्या कंपनी उसमें तो पैसा नहीं लगा रही है। फिर एक्सपेंडिचर अगर कुछ रिकमेंड किया है CSR कमेटी ने, वो देखोगे। ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है कि नहीं देखोगे। डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं, किस चीज़ का, CSR का, कंपोजिशन कमेटी का, पॉलिसी, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR, अगर स्पेसिफाइड अमाउंट CSR का स्पेंड नहीं हुआ है तो उसका रीज़न, वेबसाइट पे CSR पॉलिसी दिखती है कि नहीं, नेट प्रॉफिट एज पर 198 है कि नहीं, एडमिन ओवरहेड्स 5% ज़्यादा नहीं, अदर CSR रिक्वायरमेंट्स, एनी CSR रिक्वायरमेंट यू रिमेंबर जस्ट पुट इट डाउन एज अ चेकलिस्ट पॉइंट। इन्होंने बस लैंग्वेज कैसे लेगी, चेक इफ वेदर दिस पॉइंट परटेन्स, वैसा आपको बस वो लैंग्वेज में लिखना है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज़ पॉइंट 4 PIT। ओके, PIT का भी सिमिलर है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंटेड है कि नहीं, SDD है कि नहीं। SDD है मतलब SDD में UPSI डिटेल्स, पैन ID मेंटेन होता है या नहीं, आपने 8 साल तक प्रिजर्वेशन किया है या फिर टिल कंप्लीशन ऑफ सभी प्रोसीडिंग्स आपने उसको रखा है या नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट के पॉइंट है कि हमने रेगुलेशन 9 के हिसाब से ऑफिसर डेजिग्नेट किया है कि नहीं, शेड्यूल ए के हिसाब से, मतलब जो शेड्यूल ए है वो बोर्ड अप्रूव है कि नहीं, वेबसाइट पे होस्ट करते हैं कि नहीं, हम एक्सचेंज को उसके हिसाब से जो भेजते हैं कि नहीं, हमारा चीफ IRO डेजिग्नेटेड है कि नहीं, कोड टू रेगुलेट मॉनिटर दिस, शेड्यूल भी आपके पास होना चाहिए। इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट जो शेड्यूल भी का है वो होना चाहिए। सैंक्शन एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर है तो उसके प्रोसीड्स टू IPAF हुए कि नहीं, सेंड हुए कि नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर एज पर रेगुलेशन 7, अमेंडमेंट्स टू, आई थिंक ये गलती से आया रेगुलेशन 7 का, अमेंडमेंट टू कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉम्प्टली इंप्लीमेंटेड टू एक्सचेंज। बस आप वो उधर से पढ़ोगे तो आपको ये वाले पॉइंट ज़्यादा अच्छे से याद आएंगे। दिस इज़ ऑल शॉर्ट वर्जन ऑफ इट, आई एम जस्ट इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको लिख लो, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। एक बार आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, सेकेंडली इससे ही रिवीजन करना है। ओके, डिस्क्लोजर, इनिशियल डिस्क्लोजर, और अगर आपको इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी लगती है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा अपने हिसाब से ट्वीक कर लीजिए, ये आइडियली आ जाना चाहिए, बट इन केस समबडी हैज़ दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इनिशियल डिस्क्लोजर ऑफ प्रमोटर, KMP डायरेक्टर्स जो होता है वो ऑन अपॉइंटमेंट बिकमिंग प्रमोटर 7 डेज में बताना है आपको। प्रमोटर अपॉइंट किया है या फिर आप प्रमोटर बन गए तो 7 दिन में आपको बताना पड़ता है। फिर कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स, अगर एक क्वार्टर में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रेड हुआ है तो 2 ट्रेडिंग डेज में आपको कंपनी को बताना है वो वाला। फिर कंपनी अगले 2 दिन में स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी ट्रेडिंग डेज में। कनेक्टेड पर्सन होल्डिंग और ट्रेडिंग डिस्क्लोजर जो होता है वो देगा। फिर रिकॉर्ड मेंटेन फॉर 5 ईयर्स है कि नहीं, ये सब चीज़ें। ट्रेडिंग प्लान, भाई ट्रेडिंग प्लान एज पर रेगुलेशन 5 हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस ऑफिसर से अप्रूव्ड है कि नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को बताते हैं कि नहीं, डिक्लेरेशन लेते हैं कि नहीं। ये देखिए आपने PIT ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपका एग्जीक्यूटिव में, वही पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं फिर से। आपको बस PIT के प्रोविजंस पता होने चाहिए। यू कैन राइट चेक लिस्ट ऑफ एनी एक्ट पॉसिबल। आपने जिस भी चीज़ को पढ़ा है ज़िंदगी में, हर चीज़ की चेकलिस्ट बन सकती है। दैट इज़ सिंपली एन ऑडिट चेकलिस्ट। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग, भाई रिपोर्ट टू चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी जा रहा है कि नहीं, चाइनीज़ वॉल है कि नहीं, ट्रेडिंग विंडो क्लोजर हो रहा है कि नहीं, प्री क्लियरेंस कैसा है, नॉन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, एट्सेट्रा। सभी के एक्शन कुछ होंगे तो वो भी आपके इधर कवर हो जाएंगे। ओके ये हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ा है। ये देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, हमने शॉर्ट में कवर किया। इंडस्ट्रियल लॉ ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, यस आई एम सॉरी, मैं अभी ओपन करता हूँ, मेरे पास जो है
एक दूसरी चेकलिस्ट है मेरे पास. I missed to open this, but basically आपको यहाँ से पॉइंट्स लिखने हैं. इफ़ यू सी, ये पहला वाला पेज है जो हमने अभी देखा था, फार्ट्स और सी स्क्वायर टू बी क्यूब, CSR चेकलिस्ट, PIT चेकलिस्ट. अब ना यहाँ पे हम लेबर लॉ वाले पॉइंट्स हैं. मैंने पूरा जो लेबर लॉ का पार्ट है उतना 1.5 पेज में ख़त्म किया है, जो इधर बहुत सारा जा रहा है. इफ़ यू गो टू द मॉड्यूल, ये फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पेमेंट ऑफ वेजेस एट्सेट्रा. ओके, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो आई हैव ट्राइड कि इसको कम से कम पॉइंट्स में निपटा दें. जस्ट रिमूव दिस. ये हैंड रिटन था तो बाद में मैंने टाइप किया है सारा. यू सी, लेट मी जस्ट ओपन नाउ. सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट की चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं. अब आपको एक बार तो मॉड्यूल से पढ़ना ही है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा. देन दिस चेकलिस्ट विल कम इन हैंडी फॉर यू. आइडियली ये जो पॉइंट्स है आई शुड नॉट टेल यू अबाउट, बिकॉज आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है एंड उसका बस एक चेकलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है. फिर सबसे पहले पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं ना, इसको आप याद करो, ये 4, और फिर एक यूनिक पॉइंट्स बन रहे हैं उनको. तो एप्लीकेबिलिटी, फैक्ट्रीज एक्ट का एप्लीकेबिलिटी क्या है कि 10 वर्कर्स विद पावर्स, 20 विदाउट पावर अगर है तो फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई करता है टू कंपनी. रजिस्ट्रेशन कैसा है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, नोटिस ऑफ चेंज इन मैनेजर, ये सब एज पर फैक्ट्रीज एक्ट हो रहा है कि नहीं. रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे कि नहीं. लीव विथ वेजेस रजिस्टर, ओवर टाइम का पेमेंट, यही सब चीज़ें. तो आई थिंक ना मैं ये आपको पढ़वाता भी नहीं हूँ. आप जस्ट इसे एक बड़े से पेज पे, आप आइडियली आपके पेज को ये क्या बोल सकते हैं, लैंडस्केप में करके एक पूरा ये टेबल आपका 2 पेज पे लिख लीजिए, तो 1 टाइम में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा. वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए तो ये यहाँ पे काम आएगा. तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीट शीट फॉर चेकलिस्ट. देन दिस, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर ये स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट. ना इधर आते, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ. साइबर जो ऑडिट होता है, 1 मिनट ये अटक गया. अब साइबर जो ऑडिट है उसको हम पढ़ते हैं. साइबर ऑडिट का हमारा जो ये है नेमोनिक शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACP स्क्वायर. ACP स्क्वायर में जो CP है वो 2 बार आया है. ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट बोलता है सबसे पहला पॉइंट बोलता है अकाउंट्स एंड पासवर्ड मैनेजमेंट. आपका साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंट एंड पासवर्ड मैनेजमेंट. क्या आपके पास पॉलिसी है ऑथेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल के लिए, कि आप जो पासवर्ड वगैरह देते हो, ऑथेंटिफिकेशन करवाते हो लोगों का, उसके लिए पॉलिसी है कि नहीं. क्या सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सोनल को एक्सेस है जो आपका सिस्टम है उसका. पासवर्ड स्टैंडर्ड्स एनफोर्स्ड है कि नहीं. कि देखो कंपनी ना सबको, मेरी कंपनी की पॉलिसी बताता हूँ, मैं जहाँ पे काम करता हूँ. पॉलिसी इज़ कि एवरी 3 मंथ्स क्या होगा, मैंडेटरी पासवर्ड चेंज होगा. तो आपको खुद से पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा. बट आप ऐसा कुछ भी पासवर्ड नहीं रख सकते हो, मैं अपना नाम मयूर डाल दूंगा और पासवर्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं. कंपनी का पासवर्ड स्टैंडर्ड है कि एक सिंबल होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. इससे पासवर्ड की सिक्योरिटी बढ़ती है, कंपनी का डेटा प्रोटेक्टेड होता है. पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, रोटेटेड, नो डिफॉल्ट. ओके, फिर दूसरा C, कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्टेड है, क्रिटिकल डेटा इनक्रिप्टेड है, पॉलिसी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन रिटेंशन की, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों. पर्सोनल, क्या आपके पर्सोनल सिक्योरिटी मतलब एज इन जो एम्प्लॉई है उनका, क्या आपका स्टाफ बैच पहनता है, उसके साथ फ़ोटो है, क्योंकि कोई भी कंपनी में घुस सकता है ना. मतलब मैं अपनी कंपनी में किसी दोस्त को लेके जाऊँ, कैसे पता चलेगा कंपनी का है या नहीं. कार्ड देते हैं कंपनी में. मैं मेरे पास एक कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट सेकेंड, ये देखिए, दिस इज़ माई कंपनीज एक्सेस कार्ड. मैं इसको जाके अगर मैं डोर पे ऐसा
लगाता हूँ तो ही डोर ओपन होता है, और ये कार्ड मेरी आइडेंटिटी है कंपनी में। मेरा आधार कार्ड मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूँ ये नहीं बताता है, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ वो मुझे मेरा वो वाला जो आईडी कार्ड वो बताता है। बैज शोज रोल एंड एक्सेस, मेरे बैज पे पीछे के साइड में आपको मेरा रोल दिखेगा कि मेरा रोल क्या है कंपनी में। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स क्रेडेंशियल चेक, अगर कॉन्ट्रैक्टर मतलब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, मेरा बैच है एम्प्लॉय बैच, बट अगर मैं कोई थर्ड पार्टी सर्विस वाला हूँ, जो यूजुअली आप देखोगे कंपनी में जो क्लीनिंग वाले लोग होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी क्रेडेंशियल्स चेकड होने चाहिए उसमें। फिर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, जब कंपनी में आप जाओगे तो कोई कोई कंपनी की पॉलिसी होती है जिसमें आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। आपने बोला है मैं अंधेरी रहता हूँ, मैं नासिक रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आप जहाँ पे रहते हो, जिस सिटी में आपका काम करते हो, तो वहाँ पे आपका बैकग्राउंड चेक होता है। आपको चेक जाके कंपनी का कोई बंदा, मतलब जो भी थर्ड पार्टी से हम ये सर्विस लेते हैं वो बंदा जाके चेक करता है भाई ये सच में इधर रहता है नहीं। एग्जिट प्रोसेस में कट ऑफ फैसिलिटी है कि नहीं, आईटी एक्सेस, मैं कंपनी से चला गया पर मेरा कार्ड तो मेरे पास में ही है, मैं कंपनी से चला गया बट कंपनी के पासवर्ड जो है मेरे पास ही है, तो ये सब एग्जिट प्रोसेस जब मैं जा रहा हूँ तो इंश्योर होना चाहिए मेरे पास ना हो। फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए कि ऑथराइज एंट्री रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। कैसा पॉलिसी ऑन ऑथराइज एंट्री, मतलब किसको एंट्री देनी है किसको नहीं देनी है, एक्सेस कैसा होना चाहिए उस पर पॉलिसी होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल सीसीटीवी गार्ड्स ये सब होने चाहिए, लॉक्स होने चाहिए, मतलब अगर एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है उसमें किसी भी एम्प्लॉय को नहीं जाना चाहिए, मतलब सुपर कंप्यूटर टाइप होता है जो पूरी कंपनी का आईटी सिस्टम जो भी है एक कोई रूम पे चलता है, बड़े बड़े कंप्यूटर होता है उधर, उसमें किसी एम्प्लॉय को एक्सेस नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर एरिया कंट्रोल, रिसेप्शन, लॉग्स, विजिटर बैजेज ये सब होना चाहिए। हमारे कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है, लेट सपोज जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, मान लो कोई वेंडर है अपना कोई सेल्स पिच देने आया है, तो उसको वेंडर बैज मिलता है जिसपे सब वी लिखा होता है बैच पे। ओके, कंप्लायंस एंड ऑडिट, रेगुलर रिव्यू होना चाहिए पॉलिसी का, ऑडिट होना चाहिए कंप्लायंस पॉलिसी का, ऑडिट कंप्लायंस विद पॉलिसी, डिजास्टर प्लान टेस्ट होने चाहिए, मैनेजमेंट रिव्यूज एंड फिजिकल प्लस सिस्टम लिस्ट एक्सेस। तो आपको इसमें भी ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं सिंपली। ACP स्क्वायर, ए मतलब अपना अकाउंट एंड पासवर्ड मैनेजमेंट, CP मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, पर्सनल सिक्योरिटी, फिर से CP मतलब कंप्लायंस एंड ऑडिट, फिजिकल सिक्योरिटी। ओके, अगला हमारा जो है चेकलिस्ट फॉर एनवायरमेंट ऑडिट। सर इसका नेमोनिक, अरे नेमोनिक क्या ही बनेगा भाई इसका, तुम देख लो 3 पॉइंट है इसमें। क्या? एनवायरमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंट एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट। एनवायरमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंट एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट। बोलता है एनवायरमेंट पॉलिसी, बोलता पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड। कैसे होनी चाहिए? सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी पे बेस्ड होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टू एक्टिविटी इम्पैक्ट एंड रेगुलेशंस, पूरा पॉलिसी कैसे होनी चाहिए भाई, पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड, वेल मेंटेन्ड एंड कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। कमिटमेंट्स होना चाहिए उसमें कि हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करेंगे, पोल्यूशन को रोकेंगे, कंप्लायंस करेंगे। ओके, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, देखो प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पास्ट और करंट, पोटेंशियल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कंसिडर टू EMS, EMS मतलब एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लीगल रेगुलेटरी रिपोर्टिंग मार्क्ड एज सिग्निफिकेंट, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एस्पेक्ट है तो उसको हम क्या रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करते हैं उसका। कंसिडरेशन की एयर, वेस्ट वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल, रॉ मटेरियल, हैजर्डस, टॉक्सिक, वेलबींग, नॉइज, स्मेल, हीट एस्केप, लैंडस्केप, फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब हमको कंसिडर करना है एनवायरमेंट एस्पेक्ट, मतलब जब हम एनवायरमेंट ऑडिट करते हैं तो साइट स्पेसिफिक इश्यूज देखने के, हाउस कीपिंग, स्टोरेज, पाइपिंग, ये सब कैसा है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, स्टार्टअप, शटडाउन, मेंटेनेंस, न्यू, मॉडिफाइड प्रोसेस, सारी प्रोसेसेस देखेंगे। ऑपरेशनल, इमरजेंसी और एक्सीडेंट्स कवर होते हैं कि नहीं, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आइडेंटिफाइड है कि नहीं। लीगल एस्पेक्ट क्या देखेंगे, एप्लीकेबल लॉज आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं, करंट कॉपीज एक्सेसिबल है कि नहीं पर्सनल के लिए। अग्रीमेंट इंटीग्रेटेड, मतलब आपका एनवायरमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट्स करने थे आपने बिजनेस और पब्लिक के रिलेटेड वो अग्रीमेंट्स किए कि नहीं। आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या उसने आपने पब्लिक जहाँ पे जो रहती है उनसे अग्री किया है कि नहीं, मतलब उनसे साइन ऑफ लिया है कि नहीं। गाइडलाइंस बियॉन्ड लॉ, लाइसेंस, परमिट्स, अप्रूवल आपने लिए है कि नहीं। ओके, आपका सिस्टम ऑडिट, अब उसका मोमा देखते हैं। देखो सिस्टम ऑडिट मेनली इंटरनल होता है, साइबर ऑडिट आपका एक्सटर्नल होता है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए आपको करना पड़ता है साइबर ऑडिट, और इंटरनली सब कुछ सही चल रहा है इसके लिए आपको करना पड़ता है सिस्टम ऑडिट। तो आपका साइबर ऑडिट, जो साइबर है और सिस्टम है, साइबर ऑडिट क्यों करते हैं हम,
एक्सटर्नल इश्यूज से बचने के लिए। और सिस्टम ऑडिट क्यों करते हैं? इंटरनल इश्यूज, मान लो कंपनी का ब्लैकआउट हो गया, कंपनी के सिस्टम बंद पड़ गए, फिर कंपनी में आग लग गई, तो कंपनी आग लगने के बाद काम नहीं करेगी क्या? मतलब अगर काम, मान लो सर चलो एम्प्लॉय छुट्टी, कंपनी में आग लग गई है, तो मैं तो खुद जाके कंपनी में आग लगा दूंगा, ऐसी बात हो रही है लोगों की, क्योंकि उनको तो छुट्टी मिल रही है। ऐसा नहीं होगा, कंपनी के पास बैकअप लोकेशन होती है वैसा। तो ये सिस्टम का पार्ट होता है, साइबर का पार्ट। ओके, तो अभी हम देखेंगे मोमा। मोमा मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, मॉनिटरिंग कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। देखो, मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, मॉनिटरिंग कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है? सिक्योरिटी पॉलिसी और स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए सबसे पहले। एक स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए, मतलब बेसिकली आईटी कमेटी होनी चाहिए ये सब चीज़ें देखने के लिए, जिसमें बोर्ड मेंबर, सीआईओ, एचओडी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कमेटी, आईटी कमेटी वैसा। बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बेसिकली बैकअप लोकेशन पे सब कुछ सारी चीज़ें सिस्टम कैसे चलेंगे। बीसीपी, जो अभी मैंने बताया आग लग गई वैसा। सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, चेंज, क्रॉस इंडेक्स, प्रॉपर्ली टेस्टेड, डॉक्यूमेंटेड, डिस्क्रिपेंसी इन असेट डाटा फिक्स्ड, वो सब। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल्स है कि नहीं, जैसे अर्थिंग, केबल्स एंड पावर कंडीशनिंग, रेगुलरली रिव्यू, सब चीज़ें होती है कि नहीं, आपका एसी सही से चलता है नहीं, यूपीएस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स, आपका आईटी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से डिफाइंड है कि नहीं, किसको क्या करना है सबको पता होना चाहिए। सीआईओ को एटलीस्ट 3 रिपोर्टीज होने चाहिए, एक डेवलपमेंट, एक सिक्योरिटी, एक फैसिलिटी देखेगा, तो एक ऑपरेशंस, एक एडमिन और एक वेंडर देखेगा। ओके, इस सीआईओ को रिपोर्ट होना चाहिए। वो इस सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आई थिंक, यस। ओके, योर एनवायरमेंट और इंफ्रा पार्ट टक डियर, मतलब मॉनिटरिंग कंट्रोल्स में क्या होता है? मॉनिटरिंग, सिर्फ देखते हैं सब, एसी सही से चल रहा है कि नहीं, पावर बैकअप है कि नहीं। अब सब एसी देखो, कंपनी ना पूरी बंद होती है, सारी चारों दीवारें बंद होती है, कुछ खिड़की विड़की ओपन नहीं होती है वहाँ पे। तो ऐसे माहौल में जब एम्प्लॉय को गर्मी हो रही है, एम्प्लॉय को जाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए त्रास, उसको होना चाहिए कंफर्टेबली सब चीज़ें। ह्यूमिडिटी सही है कि नहीं, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो काम करने लायक होना चाहिए। ओके, रेगुलरली चेक होना चाहिए। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो कंपनी के एप्लीकेशंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, वो सब चीज़ें क्लियरली देखेंगे कि सारा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर फाइनली हमारा फॉरेंसिक ऑडिट और सोशल ऑडिट, इसका चेकलिस्ट देखेंगे। सबसे पहले फ्रॉड लेवल, फ्रॉड कहाँ पे हुआ है? मैनेजमेंट लेवल पे हुआ है, एम्प्लॉय लेवल पे हुआ है, उसके पीछे का मोटिव क्या है। इंटरनल चेक्स करेंगे कि कैश, इनवॉइस, अप्रूवल से सब सही से हुआ था कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये सब करने का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ताकि पता चले ना गलती किसने की है। फ्रॉड का नेचर क्या है? करप्शन है, असेट मिस अप्रोप्रिएशन है, मिस स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट में एंट्रीज जो है उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस तो नहीं है। आईटी रिटर्न्स कंपनी ने प्रॉपरली फाइल किए थे नहीं, कि बैंक रिकन्सिलिएशन सही से किया था या नहीं। ये सब फॉरेंसिक ऑडिट में चेक करेंगे। अगर यही सब चेक करना होता है ना फॉरेंसिक ऑडिट में, भाई पहले तो गलती किसने की है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब ढूंढना पड़ता है। तो ये होता है फॉरेंसिक ऑडिट। फिर चेकलिस्ट फॉर ऑडिट क्या है? पॉलिसी फॉर सोसाइटी, देखो डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए। स्क्रूटनी, सोशल ऑडिट पता है ना, लोगों का भला बेसिकली उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो अपना म्यूनसिपैलिटी वगैरह उनका बेसिकली होता है। स्क्रूटनी, रेगुलर रिव्यू ऑफ पॉलिसी फुलफिलमेंट, गैप एनालिसिस, असेट नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज पीरियडिकली। गैप एनालिसिस करना है भाई कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वर्सेस हमको कितना चाहिए, ये है द गैप एनालिसिस इसका। फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इनका वॉइस कंसिडर हो रहा है कि नहीं, एक्शन, नेसेसरी स्टेप्स हमने लिए कि नहीं उसके रिगार्डिंग में, ये सब चीज़ें इस ऑडिट में चेक होता है। दिस इज इट, दैट्स इट, इतना ही है चेकलिस्ट में। तो अगर आप देख पाओगे तो आइदर इट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द लॉ, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या आईटी रिलेटेड, फॉरेंसिक, सोशल, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। बट आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा पॉलिसी, हर जगह पे हर चीज़ के लिए पॉलिसी है कि नहीं कंपनी में। दूसरा लॉजिक, आप क्या चीज़ चेक कर रहे हो उसके हिसाब से लॉजिक। सोशल ऑडिट चेक कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई चीज़ लोगों के लिए की है तो क्या उसको लोगों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं, यही चेक करना। क्या सब लोगों का ओपिनियन लिया गया था कि नहीं। स्क्रूटिनी, मतलब जो पॉलिसी का पर्पज़ है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना। तो आपको ये चीज़ें बेसिकली दिखी होगी, और ये जो है दिस इज़ जस्ट इट। तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत और एक करना पड़ेगा,
लेबर लॉज में, बट आई थिंक यू विल जस्ट डू वेल। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मज़े में रहो। और आई विल ट्राई टू अपलोड दिस ऑन टेलीग्राम एज वेल, तो ये आपको लिखने के लिए ईजी जाएगा। बाय बाय।